अगली हेडिंग देखते हैं बेटा, आव्यूह का गुणन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह गुणन। सारणिक का गुणन पढ़ा था बच्चे अपन ने। सारणिक के गुणन में क्या पढ़ा था आपने बेटा? एक सारणिक को दूसरे सारणिक से गुणा कर सकते हैं यदि दोनों की कोटि समान हो। दूसरी बात, दोनों सारणिकों को गुणा करने के कुल मिला के अपन ने कितने मेथड पढ़े थे? 4। रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो। तो 4 तरह के मेथड थे, लेकिन यहां आव्यूह में सिर्फ एक ही मेथड होगा, सिर्फ और सिर्फ एक मेथड होगा। ओनली बाय रो इंटू कॉलम मेथड। सिर्फ और सिर्फ कौन सी विधि के द्वारा? पंक्ति को स्तंभ से, रो इंटू कॉलम से। आव्यूह ए की कोटि m इंटू n है और आव्यूह b की कोटि n इंटू p है, तो गुणन होने के लिए इन दोनों का समान होना आवश्यक है। ये दोनों कैसे होने चाहिए? समान। मतलब पहले के स्तंभ की संख्या और दूसरे के पंक्ति की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हल आएगा वो हल भी एक आव्यूह ही आएगा, जो आंसर आएगा वो भी एक आव्यूह आएगा और उस आंसर की कोटि m इंटू p आएगी। इसकी पंक्ति की संख्या और इसके स्तंभ की संख्या, ये क्या है? आंसर की कोटि। ठीक है, तो बात को शब्दों में समझिएगा। ये पॉइंट नंबर 2 हुआ। a इंटू b परिभाषित होगा यदि a के स्तंभ की संख्या b के पंक्ति की संख्या के समान हो। तो a इंटू बी परिभाषित होगा यदि a के स्तंभ की संख्या, ये n, b के पंक्ति की संख्या n के क्या हो? समान हो, तो परिभाषित होगा, अन्यथा परिभाषित नहीं होगा। आव्यूह को आव्यूह से गुणा करने के लिए कोटि का समान होना जरूरी नहीं है। सारणिक में गुणा करने के लिए कोटि का समान होना जरूरी था। आव्यूह में शर्त क्या है? पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति की संख्या के बराबर होगी तो गुणन होगा, अन्यथा गुणन नहीं होगा। दूसरी बात, जो हल आएगा वो एक आव्यूह आएगा, एक नई कोटि का आव्यूह आएगा। उस आव्यूह की जो कोटि होगी वो पहले के पंक्ति की संख्या और दूसरे के स्तंभ की संख्या के समान होगी। ये ध्यान देना है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करनी पड़ेगी? रंग बिरंगी चौक ढूंढें तो मिलती नहीं है बेटा अपने को, कोई बात नहीं, अपन सफ़ेद वाली से ही लिख लेते हैं। क्या अपने को बराबर होना चाहिए? यह n और यह n आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, कुछ उदाहरण से अपन समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, आव्यूह a, इसकी कोटि है 2 इंटू 3, गुणन b से किया गया, b की कोटि भी है 2 इंटू 3 और आंसर एक आव्यूह के रूप में आएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2, अभी सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आव्यूह a, इसकी कोटि है 2 इंटू 3, आव्यूह b, इसकी कोटि है 3 इंटू 2, फिर से गुणन आव्यूह के रूप में आएगा, यदि आएगा तो, हो सकता आए ना। आव्यूह a, यह है 2 इंटू 2 का, आव्यूह b, यह है 2 इंटू 1 का। हल आएगा कि नहीं आएगा देखना है अपने को। फिर से उदाहरण नंबर 4, आव्यूह a 2 इंटू 1 का, गुणन में आव्यूह b वो 1 इंटू 2 का। आंसर आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं अभी। फिर एक और उदाहरण लेते हैं, आव्यूह a 3 इंटू 2 का और आव्यूह b 2 इंटू 3 का। आंसर आएगा कि नहीं आएगा देखते हैं। तो गुणन परिभाषित होने के लिए सर्वप्रथम चेक करेंगे कि पहले के पंक्ति की संख्या, पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति की संख्या के बराबर हो। क्या बेटा ये 2 और 3 आपस में बराबर हैं? ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इसका हल भी नहीं आएगा, गुणन परिभाषित नहीं है। ए में स्तंभ की संख्या 3,
बी में पंक्ति की संख्या 3, इसका हल परिभाषित होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हो गए? समान हो गए, तो हल तो आएगा। वह हल किस कोटि का आव्यूह आएगा वो ये बताएगा। पहले में पंक्ति की संख्या और दूसरे में स्तंभ की संख्या, 2/2 का आंसर आएगा। ठीक है, अब ए वाला और बी वाला क्या चेक करोगे? बी में कॉलम और ए में रो, क्या ये दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल हैं, मतलब हल परिभाषित होगा। और वो जो हल आएगा, एक आव्यूह आएगा, वो आव्यूह किस प्रकार का आएगा? 2×1 का आएगा। तो गुणन के लिए दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी बच्चों अपने को। पहला तो परिभाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा परिभाषित होकर के किस कोटि का आव्यूह हमें आंसर में मिलेगा। ठीक, 2×1, 1×2, क्या ये 1 और 1 मैच कर रहा है? जी मैच कर रहा है, तो हल तो आएगा और एक 2/2 का आव्यूह आएगा। सही कर रहे हैं अपन। फिर इसको देखते हैं अपन, इसमें ये 2 और ये 2 मैच कर रहा है, तो हल तो आएगा और एक 3/3 का आव्यूह आएगा। तो ये बात समझ में आ गई कि जो हल होगा वो किस मेथड से होगा? ओनली रो इनटू कॉलम मेथड से ही होगा। पॉइंट नंबर 1 चेक करना जरूरी है, पहले में स्तंभ की संख्या दूसरे में पंक्ति की संख्या समान हो तो परिभाषित होगा। कोटि जो होगी पहले में पंक्ति की संख्या इंटू दूसरे में स्तंभ की संख्या के बराबर होगी। ये अपन ने कुछ उदाहरण से बात को समझ लिया है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ संख्यात्मक रूप में सवाल हल करके देख लेते हैं इस पर। तो सवाल देखिए बेटा, पहला सवाल आव्यूह गुणन पर ही कुछ संख्यात्मक वाला सवाल ले लेते हैं। आव्यूह ए दिया हुआ है आपको 4 - 1 2 2 1 0, कोटि कितनी हो गई बेटा? 2×3। आव्यूह बी दिया हुआ है आपको 4 1 2 - 1 0 4, इसकी कोटि कितनी हो गई बेटा? 3×2। ठीक है, ये दो आव्यूह दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। ये दोनों चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। ए इंटू बी का गुणन भी ज्ञात करना है और बी इंटू ए का गुणन भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ए इंटू बी को हल करना शुरू करें। तो जब ए इंटू बी को सॉल्व करेंगे तो हम ए वाले को इस प्रकार से लिख लिया करेंगे, गुणन में बी वाले को इस प्रकार से लिख लिया करेंगे, और इतना तो चेक करके रख लेंगे कि गुणन परिभाषित होगा या नहीं होगा। तो क्या चेक करने पर बच्चों पता लग रहा है कि गुणन परिभाषित है? जी गुरुजी बिल्कुल है। उसके बाद जो आंसर आएगा वो आव्यूह आएगा, और आव्यूह कितने कोटि का आएगा? 2/2 का आएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब गुणा करने के लिए मेथड कौन सा है? रो इंटू कॉलम लिखा था मैंने वहाँ पर, है ना? ये हुआ 4 - 1 2 2 1 0, गुणन में 4 2 0 1 - 1 0। कैसे गुणा करोगे बच्चों? रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम याद है ना सबको? रो इंटू कॉलम का होता है रो 1 इंटू कॉलम 1। तो पहला अवयव कैसे आएगा? R1 इंटू C1 से, फिर रो 1 इंटू कॉलम 2, R1 इंटू C2। समझ रहे हो? अब R2 का नंबर आएगा R2 इंटू C1, R2 इंटू C1, फिर R2 इंटू C2। रो वाइज हम कर रहे हैं, रो इंटू कॉलम। पहले में से रो लेना है, दूसरे में से कॉलम लेना है। अब रो 1 इंटू कॉलम 1 याद भी है ये वाला, पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा, तीसरा इंटू तीसरा। पूरा लिखूँ क्या मैं इसको? 16 - 2 प्लस 0। कैसे लिखा? 4 इंटू 4 - 1 इंटू 2 2 इंटू 0। फिर रो 1 इंटू कॉलम 2, 4 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 0, 4 प्लस 1 प्लस 0। फिर इसको लिखेंगे तो 8 प्लस 2 प्लस 0, 8 प्लस 2 प्लस 0। फिर इधर लिखेंगे अपन तो 2 - 1 0, 2 - 1 प्लस 0। ये लीजिए भैया ए और बी का, ए इंटू बी का हल मिल गया आपको। क्या मिल गया? यहाँ पर 14, यहाँ पर कितना आया बच्चों? 5, यहाँ कितना आया? 10, और यहाँ कितना आया? 1। ये आ गया ए इंटू बी। आंसर 2/2 में आना चाहिए था ना, 2/2 में ही आया है। अब अगला अपन क्या हल कर लेते हैं? बी इंटू ए। तो पहले बी को लिख लो, फिर ए को लिख लो, 2×3 कोटि का। ये देख लो कि गुणन होगा कि नहीं होगा? जी गुरुजी बिल्कुल होगा। दोनों की पहले की कोटि, पहले के स्तंभ की संख्या और दूसरे में पंक्ति की संख्या बराबर जा रही। तो जो आंसर आएगा वो किस कोटि का आएगा? 3/3 का आएगा, एक आव्यूह के रूप में ही आएगा। अब गुणा करने के लिए लिख लेते हैं दोनों को। पहले बी को लिखेंगे 4 2 0 1 - 1 4। फिर ए को लिखेंगे, ए वाला 4 - 1 2 2 1
शून्य। गुणा करने की विधि कौन सी है बेटा अपने पास? रो इंटू कॉलम, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम से जब इसको हल करोगे, रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 2, रो 1 इंटू कॉलम 3, पहली पंक्ति तैयार होगी। लिख लेते हैं उसको, रो 1 इंटू कॉलम 1, रो 1 इंटू कॉलम 2, रो 1 इंटू कॉलम 3, ठीक है। फिर रो 2 का नंबर आएगा, रो 2 इंटू कॉलम 1, रो 2 इंटू कॉलम 2, रो 2 इंटू कॉलम 3। क्या लिखोगे? R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3, फिर R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 और R3 इंटू C3। सही चल रहे हैं? लिख लेते हैं इसको आगे, B इंटू A आवी के रूप में, रो 1 इंटू कॉलम 1, 16 प्लस 2 18, गुणा कर सकते हो आप, 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 2, फिर रो 1 इंटू कॉलम 2, -4 प्लस 1 -3, ठीक है। 8, फिर 8 माइनस 2 6, फिर -2 -1 -3, फिर 4, फिर रो तो 0 और ये 8, फिर 0 और 4, और यहाँ से आपको मिलेगा 0 0 0, 3/3 का आंसर आ गया। इसका मतलब इस वाले सवाल में a इंटू बी परिभाषित है, b इंटू ए भी परिभाषित है, ए बी परिभाषित है, b इंटू ए वह भी परिभाषित है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ऐसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अवयव गुणन में a इंटू बी, b इंटू ए बराबर नहीं होता है। कभी कभी दिखता है कि हो सकता है, परंतु होता नहीं है। इन जनरल a इंटू बी और b इंटू ए आपस में बराबर नहीं होते हैं, ये ध्यान रखें। देखो प्रूफ भी कर दिया अपन ने कि a इंटू बी परिभाषित था, 2/2 में आंसर आया, b इंटू ए परिभाषित था, 3/3 में आंसर आया। क्या ए बी और बी ए आपस में बराबर हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि दोनों की कोटि ही अलग अलग है। जब कोटि अलग अलग होगी तो बराबर कैसे करोगे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि fx एक अवयव के रूप में दिया जा रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि fx इंटू एफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। तो सबसे पहले हमें एफ वाई ज्ञात करना पड़ेगा। एफ वाई का मतलब क्या हुआ? एक्स के स्थान पर वाई रख दें, तो एफ वाई ज्ञात कर लेते। एफ वाई कितना बन जाएगा बेटा? कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। और फिर अगले स्टेप में क्या करना है आपको? दोनों को गुणा कर देना है, तो LHS आ जाएगा। अब उसको RHS कैसे लाएंगे वो अपन बाद में देखते हैं, पहले LHS पर आए। fx इंटू एफ वाई, आव्यू को आव्यू से गुणा करेंगे रो इंटू कॉलम से, ठीक है। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना कि गुणा होगा कि नहीं होगा। तो क्या आप वो मनी मन बिना कुछ लिखे चेक कर पा रहे हो? पहले की कोटि 3/3 है और दूसरे की कोटि भी 3/3 है। अब एफ वाई लिखो, तो यहाँ लिखोगे कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो बेटा पहले की कोटि भी 3 इंटू 3, दूसरे की कोटि भी 3 इंटू 3, इसका गुणन संभव है और आंसर भी 3/3 का ही आएगा। और प्रोसेस किससे चलेगा? रो इंटू कॉलम से। अब वो R1 इंटू C1 बार बार नहीं लिख रहे हैं अपन, डायरेक्ट गुणा करते हैं। रो 1 इंटू कॉलम 1 क्या आएगा बेटा? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और बाकी 0 हो जाएगा। फिर रो 1 इंटू कॉलम 2 आएगा, ये आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई। देख लो एक बार, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस 0 इंटू 0। फिर रो 1 इंटू कॉलम 3, कॉस इंटू 0 साइन इंटू 0 0 इंटू 1, 0 ही हो गया ये तो। अब R2 का नंबर आएगा, R2 इंटू कॉलम 1, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और 0 हो गया बाकी। तो फिर R2 इंटू कॉलम 2, तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, बाकी 0 हो गया। और फिर रो 2 इंटू कॉलम 3 पूरा 0 आ रहा है।
अब R3 इंटू कॉलम 1, R3 इंटू कॉलम 1 0 0 0, ये भी 0 आ रहा है और 0 0 ये वाला 1 आ रहा है। इस प्रकार का हमें मिल रहा है। क्या ये कोई फॉर्मूला है बेटा? ध्यान दो, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला? कॉज ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा? कॉज ऑफ एक्स प्लस वाई। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो क्या ये भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी बन जाएगा? तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और वो जीरो है ही सही। ये वाला फिर से देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हुआ? साइन ऑफ ए प्लस बी का। इसमें कॉज ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला हुआ? कॉज ऑफ ए प्लस बी का। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये 1 है। ध्यान से देखेंगे तो क्या ये वाला और ये वाला ये बता रहा है कि अगर इसमें x होता है और इसमें x प्लस वाई होता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? f ऑफ x प्लस वाई। यही तो हमें सिद्ध करना था। क्या वो जो सिद्ध करना था वो हमें मिल गया है बच्चों? बिल्कुल मिल गया है। आवी गुणन रो इंटू कॉलम से ही होता है, एक ही विधि है। कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम, रो इंटू रो, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ रो इंटू कॉलम। पहले में से पंक्ति, दूसरे में से स्तंभ, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, इस तरह से ही गुणा होगा। अगला टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आव्यूह गुणन के गुणधर्म। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आव्यूह गुणन के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज, तो सवाल अपन ने 2 देखे, लेकिन आगे और सवाल लेने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज पर भी ध्यान दे लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होते हैं। a इंटू बी और b इंटू ए बराबर नहीं होते, अपन सिद्ध कर चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, a इंटू बी प्लस सी को हम अलग अलग करके a इंटू बी प्लस a इंटू सी ऐसा भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, a गुणन b गुणन c को ब्रैकेट बदल के a इंटू बी इंटू सी ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोटि परिभाषित होने वाली होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4, आव्यूह a m इंटू n का है, तो इसको अगर i से गुणा करोगे तो आंसर वापस m इंटू n वाला ही आव्यूह आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, a ही आएगा ना। a को एक i का मतलब क्या होता है? मान के रूप में इकाई, तो हम एक तरह से 1 से गुणा करें, अगर 1 से गुणा करें तो वापस वही आएगा। लेकिन अगर ये i मैंने पहले लिख दिया तो, अगर ये i मैंने पहले लिख दिया तो मुझे इतना तो मालूम है कि आंसर वही आएगा, लेकिन अगर मैं बाद में लिख रहा हूं तो ये n इससे मैच होना चाहिए था। अब ये m इससे मैच होना चाहिए, इसका लिए इसकी कोटि क्या होगी? m वाली होगी। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि आव्यूह a 2 इंटू 3 का है और इकाई से गुणा कर रहे हैं तो आएगा तो a वाला ही, लेकिन वो इकाई वाला आव्यूह कितने कोटि का होगा? अब 3/3 का होगा। आव्यूह a को इकाई से गुणा कर रहे हो, लेकिन अब इकाई पहले लिखा है, देखो ना, a इंटू बी और b इंटू ए अंतर हो जाता है। आई को बाद में लिखा और पहले लिखा, अब ये पहले लिखा तो आएगा तो a वाला ही, लेकिन अब ये कितनी कोटि का होना चाहिए? 2 का, तभी तो परिभाषित होगा गुणन, गुणन तभी तो परिभाषित होगा। तो ये क्या कहलाता है बेटा? बाद में लिखने वाला, ये कहलाता है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। ये क्या कहलाता है? पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या कहलाता है? प्री मल्टीप्लिकेशन। ये कहलाता है पश्चात गुणन, कहलाता है पूर्व गुणन। ये ध्यान रखना, ये हमने पहले लिखा या
बाद में लिखा। ऐसे प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर अवयव ए m इंटू एन का है और इसको शून्य अवयव से गुणा करेंगे तो आंसर तो एक शून्य अवयव ही आएगा। तो शून्य अवयव किस कोटि का होगा? n मैच करता हुआ होना चाहिए। अब ये m इंटू पी का आएगा। अवयव ए शून्य से गुणा हुआ है, अवयव ए शून्य से गुणा हुआ है, लेकिन शून्य अवयव पहले लिखा हुआ है। तो अब ये मान लो p इंटू एम का है, तो ये m और m मैच होगा तभी तो परिभाषित होगा, आएगा तो शून्य अवयव ही। लेकिन अब शून्य अवयव किस कोटि का आएगा? p इंटू एन का आएगा। बात समझ रहे हो क्या किया जा रहा है? बात समझ रहे हो? देखो फिर से उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पर अवयव ए 2 इंटू 3 का है, 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आएगा, लेकिन अपने पास 0 मतलब 0 नहीं होता। अवयव में 0 का मतलब क्या है? शून्य अवयव। शून्य अवयव है तो ये कुछ 3 इंटू 2 कोटि का मान लो, तो आंसर क्या आएगा? 2/2 का एक शून्य अवयव आएगा। 3 और 3 बराबर हो गया, मतलब परिभाषित तो है। अच्छा एक और उदाहरण ले, शून्य पहले लिखा मतलब शून्य अवयव पहले लिखा तो आएगा तो शून्य अवयव ही, लेकिन वो किस कोटि का आएगा? पहले तो आपको यह ऐसा लेना पड़ेगा जिससे ये मैच कर रहा हो। तो अब शून्य अवयव कितने का आएगा? 3/3 का। तो आंसर तो एक अवयव के रूप में आना है, पर निर्भर करेगा कि जिससे गुणा करा गया है वह पहले लिखा गया कि बाद में। बाद में लिखते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पश्चात गुणन, पहले लिखते हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन पूर्व गुणन, बाद में लिखते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पश्चात गुणन, पहले लिखते हैं तो प्री मल्टीप्लिकेशन पूर्व गुणन। ये ध्यान रखना है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग ही सवाल चलेगा। क्लियर इतनी बात? प्रॉपर्टी नंबर 8, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? प्रॉपर्टी नंबर 8, इफ a इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, तो इसका अर्थ b इंटू सी ऐसा नहीं होता है। आप a और a को डायरेक्टली कैंसिल नहीं करोगे। ए बी बराबर ए सी दिया है, इसका मतलब a और a कैंसिल होके b बराबर c हो जाएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसका सही अर्थ क्या होगा कि इफ a इंटू बी बराबर ए सी देन ए बी माइनस ए सी बराबर 0, a कॉमन लेने पर b माइनस सी बराबर 0। अर्थात या तो अवयव a गुणा 0 है, therefore a 0, या b माइनस सी 0 मतलब b बराबर c। तो इससे दो अर्थ निकलते हैं, a वाला भी 0 हो सकता है और b और c आपस में बराबर भी हो सकते हैं। आप डायरेक्टली b बराबर c बोल रहे हैं, इसका मतलब ये मान लिया आपने कि a वाला अशून्य है। हो सकता है ना कि a वाला शून्य हो, तब भी ऐसा आ रहा हो, तो ये भी ध्यान रखें। लिखो फटाफट से प्रॉपर्टीज को, नोट करो जल्दी से। इसको लिखा आपने 8वें नंबर तक। अब प्रॉपर्टी नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 ये कहती है कि यदि a इंटू बी का गुणन 0 है तो इसका अर्थ a 0 या b 0 ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर a इंटू बी 0 है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि a 0 हो या b 0। a और b दोनों अशून्य होने के बावजूद भी a इंटू बी 0 आ सकता है। कैसे? देखो a वाला अवयव मैंने लिया 2 0 0 0, देखो शून्य अवयव नहीं है। b वाला मैं ले लेता हूँ यहाँ से 0 3 0 0, ये भी शून्य अवयव नहीं है, ये भी शून्य अवयव नहीं है। ठीक है, अब क्या करा मैंने, a इंटू बी किया, a और b का गुणन करते हैं अपन। a को लिखेंगे 2 0 0 0, b को लिखेंगे 0 3 0 0। a इंटू बी करोगे बेटा रो इंटू कॉलम, ठीक है, तो रो इंटू कॉलम। एक काम करें, रो इंटू कॉलम, तो रो 1 इंटू कॉलम 2 में आ जाएगा। इसको 3 को यहाँ ले लेते हैं, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 0 और यहाँ पर ले रहे हैं अपन 3। ठीक है, इस तरह से लेते हैं, गुणा करो, इसको कितना आएगा, रो इंटू कॉलम, देखो 0 आएगा, फिर रो इंटू कॉलम 2 इंटू 0 0 इंटू 3 0, फिर ये वाला 0 और ये वाला भी 0। आया कि नहीं आया? तो a और b अवयव का गुणन यदि 0 है तो यह अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि a 0 होगा या 0 होगा। अलजेब्रा में होता था ऐसा, सिंपल में अलजेब्रा में यदि x इंटू वाई 0 है तो x बराबर 0 होता था या y बराबर 0 होता था, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम ये मान के चलेंगे कि यदि a इंटू बी 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि a 0 होगा या b 0 होगा, लेकिन सारणिक ले ले तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। इफ a इंटू बी 0 है और इसका डिटर्मिनेंट ले लें तो इधर शून्य अवयव का भी डिटर्मिनेंट लेंगे।
शून्य आव्यूह का भी सारणिक लेंगे, शून्य आव्यूह के सारणिक का मान तो 0 आएगा, तो इसको तोड़ सकते हो आप, प्रॉपर्टी से ऐसा। अब ये हो गया सारणिक a इंटू सारणिक b बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, सारणिक a का मान 0 या सारणिक b का मान 0। अब इसमें कर सकते हो, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, ये ध्यान रखना, लेकिन आव्यूह में डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। ये सारणिक की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको ऐसा तोड़ सकते हो। ध्यान रखें, अगर सारणिक में a इंटू बी इंटू सी है तो सारणिक a सारणिक b सारणिक c में उसको तोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगली हेडिंग देखिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात, वर्ग आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घात। तो पहले तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने को कंफ्यूज कर रही हैं कि अजीब अजीब से शब्द ही क्यों लिखे गए, धनात्मक ही क्यों लिखा गया, पूर्णांक ही क्यों लिखा गया और वर्ग आव्यूह ही क्यों लिखा गया। आते हैं उस बात पर। मुझे एक आव्यूह है जिसका वर्ग ज्ञात करना है, एक आव्यूह का मुझे वर्ग ज्ञात करना है और इसकी कोटि में दे रहा हूं आपको 2 इंटू 3। इसका एक आव्यूह a को आव्यूह a से गुणा करोगे तो आव्यूह a कितनी कोटि का है बच्चों, 2 इंटू 3 का। दूसरा आव्यूह भी कितनी कोटि का है, 2 इंटू 3 का। क्या गुण परिभाषित होगा, नहीं होगा। इसका कब परिभाषित होता, जब वो वर्ग आव्यूह होता। तो ये जरूरी है कि वो आव्यूह कैसा हो, वर्ग आव्यूह हो। धनात्मक पूर्णांक घात क्यों लिखी है, क्योंकि अगर मैं आव्यूह a ले रहा हूं 2/2 का, तो क्या मैं उसका वर्गमूल निकाल पाऊंगा, नहीं, क्योंकि आव्यूह का कोई मान ही नहीं होता, किसी भी आव्यूह का कोई मान नहीं होता है। वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान होता है, आव्यूह का मान नहीं होता है। तो घात भी कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक। अच्छा, धनात्मक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि माइनस में होगी, a की पावर -2 तो 1/, आ गया, 1/, आ गया, तो फिर उसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए धनात्मक पर ही बात करेंगे। पहला पॉइंट, अगर आपको a स्क्वायर ज्ञात करना है तो a इंटू ए लिख सकते हो, आपको a क्यूब ज्ञात करना है तो a इंटू ए लिख सकते हो, या a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, या a इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हो। कैसे भी हल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, a की घात m इंटू एन को क्या आप a की घात m होल पावर n या a की पावर n होल पावर m, घात की घात गुणा होती है कि नहीं होती है, होती है। उदाहरण से देखो, जैसे आपको चाहिए a की घात 6, तो क्या आप इसको a स्क्वायर का होल क्यूब या a क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, a की घात m प्लस n, क्या इसको दो अलग अलग घातों के आव्यूह के गुणन में तोड़ा जा सकता है ऐसा, हाँ तोड़ा जा सकता है। उदाहरण से देखो, जैसे मैंने लिखा a की घात 5, तो क्या मैं इसको a स्क्वायर इंटू ए क्यूब लिख पाऊंगा, मेरे पास है a की घात 6, तो मैं क्या इसको a क्यूब इंटू ए क्यूब लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसा भी लिख सकता हूँ और ऐसा भी लिख सकता हूँ, बात तो वही है। प्रॉपर्टी नंबर 4, a की घात m माइनस n को क्या a की घात m अपॉन a की घात n ऐसा लिख सकते हो, लेकिन ये अपॉन वाला किसी काम का है क्या अपना, नहीं है, तो हम इसको आगे क्या लिख सकते हैं, a की घात m माइनस n इज इक्वल टू a की घात m इंटू a की घात माइनस n, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। ये अपॉन वाला किसी काम का नहीं है वैसे तो, लेकिन करना होगा तो भी हम कर पाएंगे इस तरीके से। इसको हटाएंगे, कंफ्यूज करेगा अपने को। हाँ, 5वां नंबर, अगर इकाई आव्यूह है और उसकी कोई भी घात है तो वापस क्या इकाई आव्यूह ही आएगा, जी बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इकाई का मतलब एक की कोई भी पावर हो वापस एक ही आता है। अच्छा, वर्ग आव्यूह है और उसकी घात 0 है तो वापस इकाई आव्यूह आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो वापस एक ही आता है। उसी प्रकार से समझ लें कि अगर आव्यूह की घात 0 है, इसका मतलब वो एक इकाई आव्यूह में बदल रहा है। और 2 पॉइंट और यहाँ याद रखें, ट्रेस वाले, ट्रेस ऑफ a इंटू बी और ट्रेस ऑफ b इंटू ए, ये आपस में बराबर होते हैं। ट्रेस ऑफ a इंटू बी और ट्रेस ऑफ b इंटू ए आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक चीज और, ट्रेस ऑफ a प्लस बी को आप ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ b लिख सकते हैं। ऐसे ही
ट्रेस ऑफ ए माइनस बी को ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है बात ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले की, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं 10 नंबर पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बोले ये क्या बता रहे थे, हमें पता ही है, आपको तो पता है, लेकिन आव्यू वाला नहीं पता है। आव्यू में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ये ए बी और बी ए सिंपल अलजेब्रा में समान होते थे, इसलिए 2ab आता था। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए, दोनों समान होते इसलिए माइनस 2ab आता था। इसको भी हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से इनको, फिर इस पर अपन कुछ सवाल और उदाहरण करते हैं सॉल्व। लिखिए सब फटाफट से इसको। सवाल लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 0 0 1 0 1 0 1 0 0 देन a की पावर 6 ज्ञात करना है हमें, मतलब a की घात 6 ज्ञात करना है। वही आव्यूह गुणन पर ही आधारित प्रश्न है। a की पावर 6 फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा a की पावर 6? a दिया हुआ है हमने को 0 0 1 0 1 0 1 0 0। अगर मुझे a स्क्वायर ज्ञात करना है तो मुझे आव्यूह a को आव्यूह a से ही गुणा करना पड़ेगा, a स्क्वायर मिल जाएगा। तो पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0। गुणा कैसे करोगे बेटा, रो इंटू कॉलम, रो 1 इंटू कॉलम 1, 0 0 1 0 0 0 0, रो 1 इंटू कॉलम 3 है ना, 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0। तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा। आप क्या a स्क्वायर को एक इकाई आव्यूह के रूप में लिख सकते हो, a की पावर 6। अगर a की पावर 6 ज्ञात करना है तो क्या मैं a स्क्वायर की घात 3 कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। और a स्क्वायर कितना आया, इकाई आव्यूह। अगर इकाई आव्यूह की घात 3 करोगे तो क्या वापस इकाई आव्यूह ही आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका ना जो a की पावर 6 आएगा वो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक 3 कोटि का इकाई आव्यूह ही हमें आंसर में मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 आव्यूह दिए हुए हैं। आव्यूह a की कोटि दी हुई है, आव्यूह a जिसकी कोटि है x इंटू एक्स प्लस 5, और आव्यूह b जिसकी कोटि है y इंटू 11 माइनस y। हमें x और y का मान ज्ञात करना है। x एंड y का मान ज्ञात करें जबकि a इंटू बी तथा b इंटू a परिभाषित है। a इंटू बी भी परिभाषित है और b इंटू ए भी परिभाषित है, तो x और y का मान क्या होगा? अब a इंटू बी परिभाषित होने की शर्त आपको याद है। अगर a इंटू बी परिभाषित हो रहा है, इसका मतलब a में स्तंभ की संख्या b के पंक्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो a इंटू बी डिफाइंड, इस बात को अपन कैसे लिखेंगे, a वाला आव्यूह x इंटू एक्स प्लस 5 गुणन में b वाला आव्यूह y इंटू 11 माइनस वाई परिभाषित है। इसका मतलब यह दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, तो x प्लस 5 बराबर y। क्या हम कह सकते हैं कि हमें समीकरण नंबर 1 मिल चुका है? जी मिल चुका है। फिर कह रहे हैं कि b इंटू ए भी परिभाषित है, डिफाइंड है। अगर यह भी परिभाषित है तो b को लिखेंगे। अब पहले क्या लिखेंगे बच्चों, y इंटू 11 माइनस वाई इंटू ए में क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5। यह परिभाषित कब होगा, जब इसके स्तंभ की संख्या इसकी पंक्ति की संख्या के क्या होगी, बराबर। क्या हमें यहाँ से एक समीकरण और मिलेगा बच्चों, ये दूसरा समीकरण नंबर 2, 11 माइनस वाई बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। हाँ ठीक है, 11 माइनस वाई बराबर x। अब समीकरण 1 और समीकरण दोनों को हल कर लेते हैं। सॉल्व 1 एंड 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 5 बराबर y, और ये वाला क्या है x, इसको इधर ले जाते हैं,
तो x माइनस 11, तो 11 माइनस x हो जाएगा प्लस 11 बराबर y। देख लो इसको उधर ले गए तो 11 माइनस एक्स हो गया, तो 11 माइनस एक्स इसको जोड़ ले, कितना हुआ ये हुआ 16 बराबर 2y। y का मान कितना आया बेटा 8, y बराबर 8 आ गया। y का मान उसमें रख दो, तो 11 माइनस वाई बराबर x, तो 11 माइनस 8 बराबर x। x बराबर कितना मिला आपको 3। ये दोनों के मान मिल गए। इस शर्त के द्वारा मिल रहे हैं कि a इंटू बी वो भी परिभाषित है और b इंटू ए वो भी परिभाषित है। तो हमने दोनों से दो समीकरण बनाए, दोनों को हल करा। x का मान 3 मिल रहा है बच्चे, y का मान कितना मिल रहा है 8। अगला सवाल देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि a इंटू बी का गुणन आव्यूह a इंटू बी का गुणन ए बी बराबर आव्यूह a है और बी ए बराबर b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा, कुछ विद्यार्थी इसमें क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे लगा लेते हैं शॉर्ट ट्रिक, अपन उसकी बात करते हैं पहले। सॉल्यूशन तीसरे का, वो क्या करेगा कि ए बी बराबर ए, गुरुजी मैंने ये तो काट दिया और बी को मान लिया आई। बी ए बराबर बी, गुरुजी मैंने इसको तो काट दिया और ए को मान लिया आई। ए और बी दोनों क्या आ गए, आई आ गए। अब पूछा आपने क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ, इसका आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया 2i। और 2i कौन सा ऑप्शन बनेगा, अगर ए आई है और बी आई है तो ये आई बनेगा, ये आई बनेगा, आई माइनस आई ये 0 बनेगा, ये 2i आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसा कर सकते हैं कुछ विद्यार्थी, तो कोई दिक्कत नहीं, करने में मना नहीं है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है क्योंकि कैंसिलेशन करना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रॉपर मेथड क्या होगा वो समझिएगा। आपको ज्ञात करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता हूँ ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। अब ए बी बराबर कितना दिया हुआ है ए, और बी ए बराबर कितना दिया हुआ है बी, तो मैं इस वाले ए को और इस वाले बी को हटा देता हूँ इनसे, तो a इंटू ए बी प्लस बी इंटू बी ए, बी को बी ए, तो इस पहले वाले बी को हटाएंगे तो अपने को फायदा होगा। इस वाले को हटाते हैं तो इसको अपन बी ए इंटू बी लिख लेते हैं। ठीक है, पहले वाले को हटाते हैं, और ए बी इंटू ए, तो कुछ फर्क पड़ा क्या अपने, कुछ फायदा मिला क्या, नहीं। हमें इस बाद वाले को हटाने से फायदा नहीं मिल रहा है, पहले वाले को हटाने से अपने को फायदा मिलेगा। हम एक काम करते हैं, इनको ना हटा करके इस पहले वाले ए को और इस पहले वाले बी को, तो इसको ए बी ए प्लस इसको बी ए इंटू बी। अब ठीक है, अब बन रहा है वो ए वाले को ए बी और बी वाले को बी ए लिख दिया गया। अब इन दोनों को अलग कर दें और इन दोनों को अलग कर दें, ये a इंटू बी ए प्लस बी गुणन ए बी लिखा जा सकता है। बी ए को फिर से b लिखोगे, ए बी को फिर से a लिखोगे, ये बनेगा a इंटू ए प्लस बी ए को क्या लिखोगे b लिखोगे, b प्लस b इंटू ए। अच्छा, ए बी को क्या लिखोगे, फिर से a लिखोगे और इसको b, आया ना आंसर a प्लस, वापस वही आंसर मिल गया जो आपको उधर मिला था। देखो फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा ए इंटू ए बी इंटू बी। ठीक है, पहले वाले ए और पहले वाले बी को जो दिया गया था उससे रिप्लेस करा ए बी और बी ए, फिर ए बी सी वाले उस प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिया, बी ए बी, बी ए को फिर बी, ए बी को ए, फिर ए बी को ए, बी ए को बी, बन गया वो वाला आंसर सिंपल तरीके से। इस वाले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कि इस आव्यूह का जो मान है, मान होता है क्या, नहीं होता है। उसका लिए लिखा क्या है यार, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर अंडर रूट के अंदर i2। तो इस अंडर रूट को पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट वाली घातों का अपने पास कोई काम नहीं है। घातें कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे,
अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बराबर I2 मतलब 1001 और इसका होल स्क्वायर मतलब आव्यूह इंटू आव्यूह। तो इस आव्यूह को दूसरे इसी प्रकार के आव्यूह से गुणा कर दिया जाए, ऐसा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा 1001 ऐसा तो लिख सकते हैं ना अपन। अब इस आव्यूह को आव्यूह से गुणा कर लेते हैं और दोनों तरफ इस आव्यूह में संगत स्थिति के अवयव की तुलना कर देंगे। तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये आएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये वाला आएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, ठीक है, और वो वाला आएगा गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। बेटा ये क्या बना, ये बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 0 0 1। कंपेयर करने पर संगत स्थिति के अवयव की आपस में तुलना करने पर हमें मान मिल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई 1। उसने यही तो पूछा था कि इसका मान कितना होगा, वो मान कितना मिल रहा है अपने को 1 मिल रहा है। अंडर रूट जैसा कोई काम नहीं होता, ऐसा नहीं कि आप इसका अंडर रूट निकाल लो और इसको 1 1 मान लो, नहीं। घातें कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक और धनात्मक होनी चाहिए। अच्छे से नोट करिए इसको, समझ के लिखिए इस बात को, ठीक है। अगले सवाल पे आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 IIT एडवांस में पैसेज वाले सवाल जो आते हैं ना उस पर आया हुआ है। IIT एडवांस का सवाल है और एडवांस में जो गद्यांश वाले पैसेज वाले सवाल आते हैं ना उसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 उसका सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, आव्यूह A दिया हुआ है, आव्यूह B दिया हुआ है और यदि A एक अव्युत्क्रमणीय मैंने समझाया था आपको, व्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम निकल सकता है, मतलब उसका सारणिक का मान 0 नहीं होगा। अव्युत्क्रमणीय मतलब व्युत्क्रम नहीं आएगा तो सारणिक का मान 0 होगा। यदि एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हमें ट्रेस ऑफ A प्लस B की वैल्यू ज्ञात करनी। 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अव्युत्क्रमणीय कहा जा रहा है, अगर अव्युत्क्रमणीय कहा जा रहा है इसका अर्थ हुआ कि सारणिक का मान 0 है, तो A के सारणिक के मान को 0 कर देते हैं। तो 1 2 4 -3 के 2 2 5 1 बराबर क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। हल कर लेते हैं। k -10 प्लस 3 इंटू 2 -20 प्लस 2 गुणन 4 -4 के बराबर 0। k -10 ये हुआ बच्चों यहाँ से कितना -18 और 3 तो -54 और ये +8 और -8 के बराबर 0 कितना हुआ, ये -7 के -56 जोड़ो भाई जोड़ो कितना हुआ -64 में से 8 गया तो -56 तो -56 बराबर 0। तो k का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है -8, ये k का मान आ गया। उसने पहली शर्त तो ये बोली थी कि यदि एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो हमने अव्युत्क्रमणीय मान के k का मान निकाल लिया। अब आगे पूछ रहा है ट्रेस ऑफ A प्लस B, क्या ज्ञात करने को कह रहा है, ट्रेस ऑफ A प्लस B। तो क्या ट्रेस ऑफ A प्लस B को हम ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ट्रेस क्या होती है याद है आपको, विकर्ण के अवयवों का योग। तो A वाले के विकर्ण के अवयवों का योग लिखो, 1 + k + 1 प्लस B वाले के विकर्ण के अवयवों का योग लिखो, 2 + 2 + 5। k का मान हम ज्ञात कर चुके हैं कितना, -8। तो यहाँ रखोगे तो 2 - 8 + 9 कितना हो गया ये बेटा 3। आंसर आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का। पहले पार्ट का आंसर इजीली मिल गया आपको। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 3, इस पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब दूसरे पर आते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि यदि k 2 हो, पहले से बताया जा रहा है कि यदि k 2 हो मतलब यहाँ k का मान 2 रखें तो ट्रेस ऑफ AB प्लस ट्रेस ऑफ BA का मान ज्ञात करना है। तो A वाले में हम k का मान 2 रख देंगे और फिर A इंटू B गुणन हल करेंगे और B इंटू AB गुणन हल करेंगे, तभी तो अपने को आंसर मिलेगा। अच्छा, एक प्रॉपर्टी मैंने अभी लिखवाई आपको, वो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी कि ट्रेस ऑफ AB और ट्रेस ऑफ BA आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। होते हैं कि नहीं होते, होते हैं।
हम इस बात का ध्यान रखेंगे, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस ऑफ बी ए ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ बी ए जो आपको ज्ञात करने को कहा जा रहा है ना, वो हो जाएगा 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए बी। इसका सवाल में सिर्फ ए इंटू बी ज्ञात करोगे और उसका ट्रेस निकाल लोगे, उसका 2 गुना कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हम ए इंटू बी ज्ञात करते हैं। अवयव ए और बी को गुणा करेंगे, लेकिन के का मान क्या रखते हुए करेंगे, 2 रखते हुए करेंगे। ठीक है, तो एक में क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 2, 2 के 5, तो के की जगह क्या रख दो बच्चों 2, 4 2 1। अवयव बी में आएगा 2 1 3, 4 2 4, 3 3 5। अब ध्यान देना आप मेरी बात पर, हम गुणा कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम से। गुणा कैसे करते हैं, रो इंटू कॉलम। तो जब ए इंटू बी को ज्ञात कर रहे होंगे तो यहाँ पर अपने पास R1 इंटू C1, R1 इंटू C2, R1 इंटू C3, फिर R2 इंटू C1, R2 इंटू C2, R2 इंटू C3, R3 इंटू C1, R3 इंटू C2 और R3 इंटू C3 मिलेगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, हमें पूरा अवयव चाहिए या हमें सिर्फ विकर्ण वाले चाहिए? बोले गुरुजी हमें विकर्ण वाले ही तो चाहिए। क्यों चाहिए विकर्ण वाले? क्योंकि हमें सिर्फ ट्रेस ज्ञात करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेस। तो ट्रेस मतलब हमें सिर्फ विकर्ण वाले ज्ञात करने हैं, बाकी अवयवों से हमें क्या मतलब, हम क्यों समय खराब करें। तो हम ए इंटू बी में सिर्फ और सिर्फ वो अवयव ज्ञात कर लेना जो विकर्ण में आने वाले हैं। और विकर्ण में कैसे आने वाले, R1 इंटू C1, तो R1 इंटू C1 2 माइनस 12 प्लस 6, 2 माइनस 12 प्लस 6, चेक करते चलना, 2 माइनस 12 प्लस 6, फिर R2 इंटू C2 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 15, फिर R3 इंटू C3 यह वाला अवयव मिलेगा 3 पोजीशन का, 12 प्लस 8 प्लस 5, 12 प्लस 8 प्लस 5। क्यों पूरा हल करके हम समय खराब करें, हमें तो विकर्ण वाले ही चाहिए थे, क्योंकि विकर्ण का जो योग होगा वही तो ट्रेस होगा। अब ये जो अवयव विकर्ण में मिले हैं मैं इनको लिखता हूँ, चलो यहाँ लिखते हैं अपन। ए इंटू बी में सारे अवयव ज्ञात करने के बजाय हमने सिर्फ विकर्ण वाले ज्ञात कर लिए। ये कितना हुआ, 8 माइनस 12 माइनस 4, ये हुआ 15 और 6 21, और ये हुआ 25। ठीक है बच्चों, बाकी मैंने ज्ञात नहीं करे हैं, बाकी को मैंने छोड़ दिया है। तो ट्रेस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, ट्रेस ऑफ ए बी आ जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 21 प्लस 25, 46 4 42, ये कितना आया 42। आंसर हमें किसका ज्ञात करना था, 2 टाइम्स का। हम ज्ञात करना चाह रहे हैं ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ बी ए, जो कि 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए बी के बराबर है, तो वो 2 टाइम्स 42 के बराबर होगा। तो आंसर कितना होगा 84। बात सुनना, ए इंटू बी गुणा करने में जो समय लगने वाला था वो हमने 9 अवयवों में से 3 अवयव को ज्ञात करके 6 अवयव ज्ञात करने का समय बचा लिया, क्योंकि हम सिर्फ ट्रेस चाहते थे, सारे अवयव हमें नहीं चाहिए थे। मैंने विकर्ण वाले अवयव ज्ञात करे और ट्रेस निकाला, फटाफट आंसर निकल गया। ये हुआ इसका सेकंड पार्ट का आंसर। तो इस सेकंड पार्ट में आंसर कितना आ रहा है बच्चों, आंसर आया 84। अब आते हैं तीसरे पार्ट पर। तीसरा भाग क्या कह रहा है, पढ़ो। यदि C बराबर A माइनस बी है, अवयव C जो कि दिया नहीं है, तो मतलब A माइनस बी करने पर अवयव C आएगा और उसका जो ट्रेस है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो K का मान क्या होगा, देखो इसको भी बिना कैलकुलेशन के जल्दी कैसे करेंगे अपन, ये अपन ने नोट कर लिया है, सबने लिख लिया है ना। वापस अपन सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं। अब तीसरे वाले के लिए A माइनस बी हल करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, A माइनस बी को हल नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे अपन, जो दिया है उसको लिखेंगे। तीसरा वाला हल कर रहे हैं, C इक्वल टू कितना है, A माइनस बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ C कितना दिया है, 0, ये दिया हुआ। ट्रेस ऑफ C कितना है, 0। C की वैल्यू रखो, इसका मतलब ट्रेस ऑफ A माइनस बी कितना होगा, 0, सही बात है। और ट्रेस ऑफ A माइनस बी को क्या लिखोगे, ट्रेस ऑफ A माइनस ट्रेस ऑफ B बराबर 0, अर्थात ट्रेस ऑफ A बराबर ट्रेस ऑफ B मिल गया हमें। और ट्रेस ऑफ A हमारे पास है कितना है, 1 प्लस K प्लस 1 बराबर ट्रेस ऑफ B हमारे पास है कितना है, 2 प्लस 2 प्लस 5, ये कितना हुआ, K प्लस 2 बराबर 9, K बराबर कितना आ गया बच्चे, 7। इजीली सवाल हो गया।
जितना समय हम कैलकुलेशन में बचा पाएंगे उतने हम ज़्यादा सवाल कर पाएंगे, उतना अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अधिक से अधिक कैलकुलेशन करके समय क्यों खराब करें, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही कैलकुलेशन करें। ठीक है, IIT एडवांस में जो पैसेज गद्यांश वाले सवाल होते हैं वो वाला सवाल था। 3 सवाल इसमें पूछे गए थे, पहले का 3 आया, दूसरे का 84 आया और बच्चे तीसरे का आंसर कितना आ गया 7। ठीक है बेटा, आई थिंक आप समझ रहे हैं आव्यूह गुणन को ध्यान से, तसल्ली से। कोई जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ, कोई हाईफाई सवाल में लेके नहीं जा रहा हूँ, बिल्कुल तसल्ली से छोटे छोटे सवाल से अपन धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। नोट करिए आप इसको। अगला सवाल लेते हैं फिर। अगला सवाल देखना बेटा फिर से, क्वेश्चन नंबर 6। अगला प्रश्न देखो, आव्यूह A दिया हुआ है आपको, आव्यूह A दिया हुआ है 1 2 -1 -1 और आव्यूह B दिया हुआ है आपको A B -1 -1। साथ ही साथ एक चीज़ और दी जा रही है, यदि A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो फाइंड A एंड B। A और B का मान ज्ञात करना है यदि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर A प्लस B का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत करें, जो समीकरण हमें दिया है वो समीकरण क्या दिया है, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA। तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB प्लस BA बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास पहुँचेगा AB प्लस BA बराबर 0। मतलब हमें A इंटू बी गुणन भी ज्ञात करना पड़ेगा और B इंटू ए का गुणन भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम A इंटू बी और B इंटू ए दोनों ज्ञात करके यहाँ रख लेते हैं। तो A इंटू बी को ज्ञात करना शुरू करते हैं। A में आएगा 1 2 -1 B में आएगा AB -1 गुणा करो बच्चों A इंटू बी को, कितना आएगा रो इंटू कॉलम, क्या बनेगा ये A माइनस B -1 + 1 0, चेक कर लेना, -1 + 1, फिर 2A माइनस B और ये हो जाएगा -2 + 1 -1, AB आ गया, BA भी ज्ञात कर लेते हैं, AB -1 -1 1 2 -1 करो इसको भी सॉल्व, रो इंटू कॉलम, A -2 इधर आएगा -A + 1 इधर से आएगा B -2 और इधर से आएगा -B + 1। ठीक है, ये आ गया AB, ये आ गया BA, दोनों को वहां रख दो। तो AB का मान क्या रखोगे बेटा, A - B 0 2A - B -1 प्लस A - 2 -A + 1 B -2 -B + 1 बराबर 0। 0 का मतलब क्या होता है, शून्याव। 0 का मतलब क्या होता है, शून्याव। वो दोनों मान यहाँ रख दिए, इसको जोड़ो, कितना आया 2A -B -2 और ये हुआ 1 - A। इधर से ये कितना हुआ, B और B तो कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 2A - 2 और ये -1 कट जाएगा, ये हो जाएगा -B बराबर किसके करना है बेटा, शून्य आव्यूह के, 0 के। बस संगत स्थिति के अवयव आपस में तुलना करो, देखो कितना दिख रहा है, A -1 बराबर 0 अर्थात A बराबर 1 और B बराबर 0। ये आपके आंसर आ गए तुलना करने पर, A बराबर 1 B बराबर 0। संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा, देखो इससे भी आ रहा है A बराबर 1, B बराबर 0 रखने पर इससे भी आ रहा है A बराबर 1, तो A बराबर 1 B बराबर 0, ये इसका आंसर बन गया। तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और आव्यूह गुणन भी सही तरीके से सॉल्व होना चाहिए, तो अपने को सही आंसर मिलेगा। लिखिए जल्दी से। आव्यूह गुणन में अगला टॉपिक लेते हैं बेटा, फिर सवाल कुछ और बाद में लेंगे अपन, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, आव्यूह बहुपद, ये क्या चीज़ है, समझना थोड़ा सा इसको कि ये आव्यूह बहुपद क्या चीज़ है। जैसे कोई फलन दिया हुआ है आपको fx = x² + 2x +
5 कुछ भी दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसमें 2 रखते हो तो आप क्या लिखते हो 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5। अगर आपको F1 निकालना है तो आप लिखते हो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 5। अगर आपको FA लिखना है तो आप लिखते हो A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5। ऐसे लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो। तो बहुपद बन गया A का, 1 का, 2 का, x का। अब हम किसका बहुपद बना रहे हैं? आव्यूह का। अब हम इसमें रखेंगे आव्यूह A, तो FA कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 5। इसका मतलब A स्क्वायर करा जा रहा है, तो ये टॉपिक किसके लिए चलेगा? सिर्फ वर्ग आव्यूह के लिए। ये वाला टॉपिक किसके लिए चलेगा? वर्ग आव्यूह के लिए। क्योंकि अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो A स्क्वायर या A क्यूब नहीं आएगा। अगर A क्यूब ही नहीं आएगा तो फिर सवाल ही सॉल्व नहीं होगा। तो ये टॉपिक किसके लिए परिभाषित हुआ? वर्ग आव्यूह के लिए। दूसरी बात, अदिश राशि तो गुणा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 5 को कैसे जोड़ोगे? 5 जुड़ पाएगा क्या? ना, 5 तो जुड़ ही नहीं पाएगा। 5 के साथ क्या आएगा? इसका मतलब आई, इकाई आव्यूह। कैसे आएगा? देखो उदाहरण से समझना, मैं आपको तरीके से समझाता हूँ। मुझे लिखना है A प्लस 2 A प्लस 2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आव्यूह A को लिखूँ 2, 3, 4, 5 और फिर लिखूँ प्लस 2, अभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको लिखता हूँ I2 उसी कोटि का, अब पॉसिबल है क्या? देखना, प्लस 2 इंटू 1 0 0 1 और ये 2 सबके पास चला जाएगा, तो 2 3 4 5 प्लस 2 0 0 2। क्या ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। ये 2 अंदर चला गया। आपके आव्यूह को आव्यूह से जोड़ना संभव है? बिल्कुल संभव है। ये होता है आव्यूह बहुपद कि जो आएगा वर्ग वो क्यूब ज्ञात कर पाओगे, अदिश गुणन भी ज्ञात कर पाओगे, संख्या आएगी जोड़ पाओगे आव्यूह के रूप में, अंत में आंसर एक सिंगल आव्यूह के रूप में आ जाएगा। कैसे आएगा? अपन सवाल लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 इसी पर लेते हैं। आव्यूह बहुपद पर आपको दिया हुआ है इफ मैट्रिक्स A, आव्यूह A आपको दिया जा रहा है 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0, ठीक है। Fx है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आपको FA कितना आएगा वो ज्ञात करके बताना है। इसका इसके अंदर रख दिया जाएगा, इसका इसके अंदर रख दिया जाएगा x की जगह A को, और उसको हल करना शुरू कर दें। अपन करते हैं, चलो लिखते हैं, साथ के साथ सॉल्व करते हैं। आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा। शुरू करिए इसको। x की जगह A रखेंगे तो बनेगा A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6, तो Fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। FA कितना हो गया? A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 6I3 लिख सकता हूँ क्या? क्यों लिख दिया मैंने I3? क्योंकि 3 कोटि का चल रहा है, तो 6 के साथ मुझे I लाना ही पड़ेगा। तो ये मान रख देते हैं और इसको हल करना शुरू कर लेते हैं। बेटा यहाँ A को लिखेंगे, A लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, वापस A को लिखेंगे 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, माइनस 5 इंटू A को फिर से लिखो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6 में क्या गुणा हो जाएगा? इकाई वाला आव्यूह है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब गुणा करके हल कर लेते हैं आव्यूह को आव्यूह से। तो ये आव्यूह होगा रो 1 इंटू कॉलम 1, कितना होगा बेटा? 4 प्लस 0 प्लस 1 5 बनेगा। फिर रो 1 इंटू कॉलम 2 0 0 माइनस 1, इधर से आएगा ये आपके पास रो 1 इंटू कॉलम 3, तो 2 0 0, कितना हो गया ये? 2। सही चल रहा है। अब इसको रो 2 इंटू कॉलम 1, तो 2 और 2 4 4 2 6 3 9, फिर इसको लेके जाएंगे तो 0 1 और माइनस 3, कितना हो गया? एक बार चेक कर लेना बेटा इसको। रो 2 इंटू कॉलम 2 पे आए हैं अपन, है ना, तो 2 इंटू 0, ये 0 हो गया। फिर 1 इंटू 1 1 हो गया, और यहाँ पर आ गया माइनस 3, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 हो गया ये। अब 2 और 3 5, यहाँ पर आइए फिर से 2 माइनस 2 0, तो ये 0 बनेगा। इसको लेके आइए 0 माइनस 1 0, चेक करते चलना आप सारा कैलकुलेशन। रो 3 इंटू कॉलम 2, तो 1 इंटू 0 माइनस 1 और ये 0, फिर इसको लेके आएंगे 1 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ माइनस 2 आएगा। 5 को अंदर ले चलते हैं, तो 10 10 5 0 5 माइनस 5 5 15 0, ठीक है। 6 को अंदर ले चलो, 6 0 0 0 6 0 0
6। हल कर लेते हैं इसको। अंतिम स्थिति में क्या मिल रहा है, 5 माइनस 10 प्लस 6 कितना आ गया बेटा 1। 5 माइनस 10 माइनस 5 और फिर ये माइनस 1, बस माइनस 1 ही रहेगा। 2 माइनस 5 ये माइनस 3 आएगा। 9 माइनस 10 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5 कितना हो गया माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1। देख लो यहाँ से -2 -5 -7 प्लस 6 -1। फिर यहाँ से करेंगे 5 माइनस, तो ये -10 आएगा यहाँ पर। 0 -5 तो यहाँ -5। ये वाला अवयव लेंगे तो ये होगा प्लस का 5 और -1 तो ये होगा प्लस का 4। इस वाले को लो -2 और उधर से फिर से 4। ये बनेगा अपना अंतिम स्थिति में आंसर। लिख लीजिए इसको। अगला सवाल देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि अवयव A 1 2 2 2 1 2 2 2 1 दिया हुआ है, अवयव A दिया हुआ है, तो a स्क्वायर -4a -5 का मान ज्ञात करें तथा साथ ही साथ a इनवर्स उसका प्रतिलोम भी ज्ञात करें। a इनवर्स भी अपने को ज्ञात करना है, तो दो चीज़ें ज्ञात करनी। पहले तो इस बहुपद का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है, तो वो बहुपद अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर -4a -5i ये बनेगा। वो i क्यों लगाया समझ रहे हो आप, a स्क्वायर। चलो यहाँ से 1 2 2 2 1 2 2 2 1 फिर से लिखेंगे 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -4 टाइम्स ऑफ a तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 और -5 टाइम्स ऑफ इकाई आ गई 1 0 0 0 1 0 0 1। ठीक, गुणा करो रो इंटू कॉलम। इसको गुणा कर दें 1 4 4 9 फिर 2 2 और 4 कितना हुआ, एक बार फिर से जोड़ो 2 और 2 4 4 4 8। फिर उस वाले में करेंगे तो 2 4 2 फिर से 8। इसका लिए ऐसा ही आने वाला है 8 और ये वाला 9। पैटर्न वही है ना बिल्कुल। इसमें माइनस करेंगे तो 4 अंदर ले जाओ 4 8 8 8 4 8 8 8 4 माइनस 5 0 0 0 5 0 0 5। हल कर लो इसको, कितना मिलता है देखो 9 -4 -5 वापस 0 आ गया। तो अंतिम स्थिति में ये कितना मिला आपको, एक शून्य अवयव मिल रहा है। ये आपको क्या मिल रहा है, एक शून्य अवयव मिल रहा है। 8 -8 कैंसिल हो गया, 9 -4 -5 फिर कैंसिल हो गया। अर्थात देयरफॉर a स्क्वायर -4a -5i बराबर एक शून्य अवयव कहेंगे। असल में वो क्या कहेंगे, एक शून्य अवयव कहेंगे। अब इस समीकरण का प्रयोग करके आपको a इनवर्स ज्ञात करना है। a इनवर्स देखा जाए तो कुल मिलाकर के 3 मेथड होते हैं। a इनवर्स का एक फॉर्मूला भी तो होता है, a इनवर्स इज इक्वल टू सहखंडज अवयव एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a, यह भी होता है। अभी अपने को वो ज्ञात नहीं करना। सवाल में जब आ रहा है तो बहुपद के रूप में पूछ रहा है, तो इससे a इनवर्स कैसे आएगा, हम दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करें तो क्या बनेगा, ये a इनवर्स इंटू a स्क्वायर -4a इनवर्स इंटू a -5a इनवर्स इंटू i और a इनवर्स इंटू 0। तो बेटा ये कितना हो गया a घात, ये कितना हो गया i, ये कितना हो गया -5 a इनवर्स इंटू i है बराबर 0 ही रहेगा। अब अगर आप इसको फिर से हल कर रहे हो यहाँ पर तो ये कितना हुआ 5a इनवर्स उधर चला जाएगा तो a -4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स और a इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 a -4i। बहुपद के रूप में हमने a इनवर्स का मान ज्ञात कर लिया है। अब अगर आप इसमें अवयव के जो अवयव हैं वो सब भी रख दोगे तो a इनवर्स पूरा ही मिल जाएगा, जो कि इस वाले से भी आता है। लेकिन अभी अगर बहुपद के रूप में आपसे a इनवर्स पूछना चाहता है तो वो यही आंसर आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, लिखिए इसको जल्दी से। अगला सवाल लेते हैं बेटा अपन अब क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अवयव a दिया हुआ है आपको। अवयव a है 2 4 1 1। अवयव b दिया हुआ है 3 4 2 3 और अवयव c दिया हुआ है 3 -4 -2 3। आपको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ
ए इंटू बी सी अपॉन 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी का होल स्क्वायर अपॉन 4, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक, अनंत तक, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब इस सवाल में सबसे पहले तो आपको ए, बी और सी तीनों दिखाई दे रहे हैं, तो साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ए इंटू बी इंटू सी क्या आएगा या बी इंटू सी क्या आएगा। इस पूरे में अगर ध्यान से देखो तो ये बी इंटू सी बार बार आ रहा है, अगले वाले पद में भी आएगा बी इंटू सी का होल क्यूब अपॉन, है ना, तो बी इंटू सी बार बार आने वाला, तो क्यों ना हम पहले बी इंटू सी को ही हल करके देख लें कि बी इंटू सी का मान क्या आने वाला है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, इस वाले दो आव्यूह जो बी और सी हैं, बी और सी, उनका गुणन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ आएगा 3, 4, 2, 3, यहाँ पर ये आएगा 3 -4 -2 और 3, ये बी इंटू सी हम ज्ञात करके निकाल लेते हैं कि बी इंटू सी का मान कितना आने वाला है। गुणा करो बेटा, कैसे करोगे, रो इंटू कॉलम, है ना, रो इंटू कॉलम, तो कितना होगा 9 - 8 1, फिर आएगा -12 + 12 0, ये होगा 6 - 6 0, इधर होगा -8 और 9 1। इसका मतलब ये जो BC है ये I2 का मतलब समझते हो ना सब लोग, I2 का मतलब 2/2 का एक इकाई आव्यूह हमें मिल रहा है, तत्समक आव्यूह हमें मिल रहा है। तो जो BC है वो बार बार I होगा, तो BC का स्क्वायर भी I होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो समीकरण आपके पास बनने वाला है, ये आपके पास बनेगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ A/2, क्योंकि BC कितना हो जाएगा I, प्लस ट्रेस ऑफ A/4, कहाँ तक, अनंत तक, क्योंकि BC फिर से कितना हो जाएगा I। ठीक, अब A का ट्रेस क्या है वो निकाल लेते हैं बेटा। A का ट्रेस कितना है वो सब जानते हो, ट्रेस निकालना, विकर्ण वाले अवयवों का योगफल। तो ये कितना होगा बेटा, पहले में 3, फिर आएगा 3/2, फिर आएगा 3/4, कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। अब तो हर कोई विद्यार्थी हल कर सकता है यार इसको, GP बन रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। उस अनंत गुणोत्तर श्रेणी में हम लिखेंगे 3 + 3/2 + 3/4 अनंत तक। तो इसमें A कितना है 3, और इसमें R कितना है, सार्वनुपात समझते हो सब लोग, सार्वनुपात कितना आ रहा है T2/T1, T2/T1 कितना आ रहा है 1/2 का। तो S अनंत का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R, ठीक है ना। R क्या होना चाहिए, R की शर्त आपको याद होगी, R का मान -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। रख दीजिए इसमें, ये अनंत का योग मिल जाएगा, 3/1 - 1/2, 3/1/2, कितना आंसर आ गया बेटा 6, यह इस श्रेणी का योग मिल गया। तो उसने क्या आव्यूह का भी प्रयोग करवाया अपने से, जी, आव्यूह गुणन का भी प्रयोग करवाया और अनंत गुणोत्तर श्रेणी के सूत्र का भी प्रयोग करवा लिया। दोनों यूज करने के बाद ही अपने को आंसर मिल रहा है 6। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आव्यूह ए दिया हुआ है 1 1 0 1, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ए की घात, हमने पढ़ा ना पूर्णांक घात, धनात्मक पूर्णांक घात, तो हम जानना चाह रहे हैं कि ए की घात 2020 कितना होगा। इसके लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करते हो आप, A², फिर A³, फिर एक पैटर्न बनता जाता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली हम आंसर निकाल लेते हैं। एक निश्चित रूप में कुछ ना कुछ पता लग जाता है कि इस जगह पे क्या बदलाव आ रहा है और आगे उससे आंसर मिलता जाता है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे A², वो होगा A × A। तो A² का मान कितना होगा 1101 1101। A² निकालो यहाँ से, रो इंटू कॉलम, गुणा करिए भाई, कितना हुआ 1 और ये 0, यहाँ 1 आ गया। फिर इसको हल करिए, रो इंटू कॉलम, यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसको हल करिए बेटा, ये 0 आएगा। फिर इसको हल करिए, ये कितना हो जाएगा, वापस 1 हो जाएगा, ये आ गया A²। फिर अगले स्टेप में क्या हल करना चाहिए अपने को, A³, है ना। A³ होगा A² × A, A³, A² को लिखिए 1 2 0 1 1 1 0 1। अब इसको हल कर लेते हैं A³ को, फिर से वही रो इंटू कॉलम, है ना। तो रो इंटू कॉलम कितना आ गया 1, फिर रो इंटू कॉलम कितना होगा 1 + 2 3, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो हमने यहीं से पैटर्न मिल गया। अब वो पकड़ में आ गया होगा क्या हो रहा है, अगर A की घात 1 होता है तो इस जगह पे 1 चलता है, अगर A की घात 2 होता है इस जगह पे 2 होता है, A की घात 3 होता है इस जगह पे 3 होता है। इसका अगर A की घात 2020 होगा तो अगर A की घात 2020 है तो यहाँ 1 2020 0 1, ये आंसर बन जाएगा। सिंपल सवाल बन गया। ये क्या मिला, एक वर्ग आव्यूह की पूर्णांक धनात्मक घात। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। थीटा दिया हुआ है आपको, थीटा इज इक्वल टू 3π/5, ठीक है। और एक आव्यूह b दिया हुआ है आपको इस तरह से कि Bij एक 2/2 का आव्यूह है। 2/2 का आव्यूह समझते हो आप, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेटा बनेगा B11, B12, B21, B22, ठीक है। और जो Bij है वो Bij इस तरह से दिया हुआ है, cos थीटा होगा यदि i बराबर j है, cos ऑफ j इंटू π/2 प्लस थीटा होगा यदि i का मान j से बड़ा है, साइन इंटू j π/2 माइनस थीटा होगा यदि i का मान j से छोटा है। तो हमें ज्ञात करना है ट्रेस ऑफ b की घात 5, हमें इसका ट्रेस ज्ञात करना, ये है सवाल। अब सवाल को समझो पहले ध्यान से बेटा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि थीटा का मान 3π/5 है, ठीक है। उसके बाद एक आव्यूह b है, ये रहा आव्यूह b। इस आव्यूह b को इस परिभाषा से बनाया जाएगा। तो B11, B12, B21, B22 इस परिभाषा से आएंगे। यदि i बराबर j है तो आपको cos थीटा लिखना है, यदि i j से बड़ा है तो आपको cos j π/2 प्लस थीटा लिखना है, और i j से छोटा है तो sin j π/2 माइनस थीटा लिखना है। और इसको हल करने का जो b बनेगा उस b वाले आव्यूह का वर्ग करोगे, क्यूब करोगे, कहाँ तक पहुँचोगे, b की घात 5 तक। तो b की घात 5 में जो ट्रेस आएगा वो आपको बताना है। ये कितना लिखा हुआ है, b की घात 5। पहला प्रयास आप खुद से सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से 1 मिनट का समय देकर के सवाल का अपने आप करने का प्रयास करेंगे, फिर सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो चलिए होगा कैसे उस पर बात करें। पहले आव्यूह b को बनाया जाए परिभाषा के अनुसार। तो परिभाषा क्या कहती है कि जब जब i और j बराबर हो cos थीटा रख दो। तो i और j बराबर है तो क्या रखो, cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा, ठीक है, रख दिया भाई साहब। फिर अगला क्या कहता है कि जब i j से बड़ा हो, तो i j से बड़ा कहाँ होता है, वो यहाँ जानते हो। i j से बड़ा कहाँ होता है, नीचे की तरफ, विकर्ण के नीचे की तरफ i j से बड़ा होता है। तो यहाँ i j से बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, cos j π/2 प्लस थीटा, cos j π/2। अब j कौन है, i और j में देखो j कौन है, 1। तो यहाँ क्या आएगा, cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा। j का मान बने ना, i और j में पहचानते हो ना j कौन है। फिर ऐसे इसमें होगा sin j π/2 माइनस थीटा, कब, जब i j से छोटा है। i j से छोटा यहाँ पर है और j का मान कितना है, 2। तो इसमें ऊपर चलना है आपको, यहाँ लिखना है sin 2π/2 माइनस थीटा। इसको भी हल कर लो यार, क्या दिक्कत है इसमें। तो b cos थीटा sin π माइनस थीटा, sin थीटा cos π/2 थीटा प्लस थीटा माइनस का sin थीटा और ये cos थीटा आ गया। अब ये क्या मिला, b। हमें क्या याद करना है, b की पावर 5। तो पहले b स्क्वायर निकाला जाएगा, b स्क्वायर b इंटू b, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। फिर से इधर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। तो b कितना आ गया, चेक कर लेते हैं अपन, गुणा करते हैं रो इंटू कॉलम बेटा, रो इंटू कॉलम गुणा करेंगे। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, जानते हो ना फॉर्मूला, cos 2 थीटा। इधर कितना होगा, cos sin cos 2 sin थीटा cos थीटा, ये बनेगा sin 2 थीटा। तो फिर ये बनेगा माइनस sin 2 थीटा, तो ये बनेगा cos 2 थीटा। तो कई विद्यार्थियों को तो यहीं से पकड़ में आ गया होगा बेटा कि क्या होने वाला है। जब घात b स्क्वायर चल रही है ना, घात 2 है तो 2 2 आ रहा है, इसका मतलब जब b की पावर 5 ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, cos 5 थीटा sin 5 थीटा माइनस sin 5 थीटा cos 5 थीटा। इतना तो अब कर लोगे आप, b क्यूब करोगे 3 3 3 मिलेगा। देयरफॉर अब क्या ज्ञात करना है, ट्रेस ऑफ b की पावर 5, वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ cos 5 थीटा। अब क्या करें, थीटा था ना अपने पास, ये रहा 3π/5, रखो यहाँ पर 2 cos 5 इंटू 3π/5, ये कितना हो गया, 2 cos 3π। आंसर कितना आ गया बच्चे, -2। ये आपको इसका हल मिल गया, -2।
जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।